हिंदुस्तान ने कुछ समय पहले एक बड़ा मजबूत किसान आंदोलन देखा। लोगों को याद होगा कि दिल्ली की सरहद पर किसान डेरा डालकर बैठे थे, महीनों तक चलते रहा और इतना मजबूत आंदोलन था। राजनीतिक दलों को मजबूरी में उसका साथ देना पड़ा, जा जाकर बयान देकर। हालत ये हो गई कि हिंदुस्तान में आज की तारीख में जो सबसे मजबूत नेता माने जाते हैं, नरेंद्र मोदी, उनको अपने किसान कानून वापस लेने पड़े। मुझको 8 बरस की मोदी सरकार का ऐसा कोई दूसरा मामला याद नहीं पड़ता जिसमें सरकार ने इतनी शर्मिंदगी के साथ, इतनी शर्मिंदगी के बाद अपने किसानों को, अपने कानूनों को वापस लिया हो। तो किसानी एक बड़ा मुद्दा है, खेती एक बड़ा मुद्दा है। भारत एक समय कृषि प्रधान देश कहा जाता था। आज भी हिंदुस्तान की इकोनॉमी को अगर हम रोजगार से जोड़कर देखें, ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जोड़कर देखें, तो खेती से बड़ा कुछ भी नहीं है। शायद व्हाट्सएप पे अफवाह फैलाना खेती से थोड़ा ज़्यादा बड़ा कारोबार हो गया है, लेकिन फिर भी लोगों को रोज़गार खेती से ही मिल रहा है, काम खेती से ही चल रहा है। देश अगर अनाज के मामले में आत्मनिर्भर है तो खेती को लेकर ही है। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, उनमें से कुछ छत्तीसगढ़ स्तर के हैं और शायद कुछ राष्ट्रीय स्तर के भी निकल आए बातचीत में। हम बिना किसी तैयारी के सिर्फ खेती पर चर्चा करने के हिसाब से, आज की खेती पर चर्चा करने के हिसाब से, एक बहुत ही प्रमुख कृषि वैज्ञानिक और कृषि कार्यकर्ता इसलिए कह रहा हूँ मैं कि ये खेतों में कार्यकर्ता की तरह काम करने में भी जुटे हुए हैं। संकेत ठाकुर, डॉक्टर संकेत ठाकुर एक कृषि वैज्ञानिक हैं। उन्होंने बरसों तक प्रयोगशालाओं में टिश्यू कल्चर का भी काम किया हुआ है एक वैज्ञानिक की हैसियत से। थोड़ा सा अरसा उन्होंने एक नेता की हैसियत से आम आदमी पार्टी में भी हाथ आजमाया है। जैसा कि इस पार्टी से कई लोगों को एक समय कई तरह की उम्मीदें थी, तो संकेत की भी उम्मीदें आम आदमी पार्टी से रही होंगी, लेकिन उन्होंने न केवल वो पार्टी छोड़ दी बल्कि उन्होंने राजनीति भी छोड़ दी और वो खेतों में लौट गए हैं। वे अभ्युदय संस्थान से जुड़े हुए हैं, उसमें काम करते हैं, ऑर्गेनिक खेती करते हैं, छत्तीसगढ़ की खेती को करीब से देखते हैं, एग्रो इकोनॉमी को समझते हैं। तो ऐसे बहुत से बिखरे हुए मुद्दों को लेके हमने आज यहाँ बात करने के लिए डॉक्टर संकेत ठाकुर को आमंत्रित किया है। संकेत नमस्कार। नमस्ते भैया जी। मैं ये जानना चाह रहा था कि छत्तीसगढ़ में खेती, जब से आप एग्रीकल्चर कॉलेज में रहे होंगे तब से थोड़ा बहुत देखते रहे होंगे, उसके पहले घर परिवार में भी रह के शायद देखा हो आपने, और एग्रीकल्चर ग्रेजुएट होने के बाद से तो आप देख रहे हैं, चाहे लैब में रहें लेकिन खेती तो दिखती ही होगी। पिछले 20-25 बरस में जब से आप इस फील्ड में हैं, एग्रो साइंस में, एग्रीकल्चर में, छत्तीसगढ़ की खेती को कहाँ से किधर जाते आपने देखा है? देखिए, छत्तीसगढ़ की खेती की जब चर्चा होती तो मुझे स्वर्गीय हरि ठाकुर जी बहुत याद आते हैं। हरि ठाकुर जी छत्तीसगढ़ की खेती का इतिहास बताते थे और उस इतिहास में उन्होंने एक बात को बहुत प्रमुखता से अनेक लेखों में लिखा भी कि छत्तीसगढ़ की खेती 18वीं शताब्दी में काफ़ी समृद्ध थी। सन 1780-82 में कोई अंग्रेज यात्री लेकी आए थे, कैप्टन लेकी, और उन्होंने ट्रेवलॉग लिखा था। तो उस ट्रेवलॉग में एक कैप्टन लेकर एक ब्लंट, 2 लोग थे। तो उसमें उन्होंने लिखा था कि उन्होंने छत्तीसगढ़ में लहलहाते धान के खेत देखे और जहाँ किसानों ने बताया कि वो धान जो लगाते हैं उस ज़माने में 60 से 70 क्विंटल प्रति हेक्टेयर निकलता था। अच्छा। और धान की कुछ ऐसी किस्में थी, पुरानी किस्में, पारंपरिक किस्में उस दौर की, जिनकी उत्पादन क्षमता लगभग 70 क्विंटल प्रति हेक्टेयर थी। तो ये सुन के मैं तो चौंक गया था जब उन्हें पहली बार बताया। दूसरा एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताया कि उस वक्त कैप्टन लेकी ने कपास की गाड़ियों को बैलगाड़ी से लदा हुआ, बैलगाड़ी में कपास लदा हुआ है, उसको नागपुर जाते हुए देखा। अच्छा।
तो मतलब ये कि छत्तीसगढ़ एक समय में काफ़ी समृद्ध था, और दलहन तिलहन की चर्चा करना तो अपन करेंगे ही। तो मैं उस दृष्टिकोण से देखता हूँ कि छत्तीसगढ़ काफ़ी समृद्ध राज्य रहा है, और इसीलिए गढ़ नाम से इतने सारे गढ़ बने होंगे, और इतनी संपन्न धरती रही है, और तमाम तरह की फसलें होती रही हैं यहाँ पे। ये आपने एक इतिहासकार के लिखे हुए का जिक्र किया, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में जो प्रोडक्शन दर्ज होता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो दर्ज होता है, वो कितना पुराना मिलता है रिकॉर्ड यहाँ का छत्तीसगढ़ का? अपन प्रति एकड़ का कह लें कि किसी इलाके का कह लें, यील्ड कितनी होती थी अधिकतम किसी इलाके की? ये बहुत ही विरोधाभास है इसमें, क्योंकि जो पुराने रिकॉर्ड्स को हम देखने की बात करें तो 1950-60 का रिकॉर्ड आपको देखने को मिलता है। उस समय धान की उत्पादकता की बात करें तो 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर था। अच्छा। दुर्भाग्य से ये उत्पादकता बस्तर में बनी रही लगभग 40 वर्षों तक। अच्छा। 1990 तक धान की उत्पादकता 10 क्विंटल ही रही वहाँ पर। तो बस्तर हमारा एक, आप कह सकते एक प्रतिनिधिक रोल मॉडल जैसा एरिया रहा, जहाँ पे खेती पिछड़ी रही 1990 तक। लेकिन रायपुर बिलासपुर संभाग की बात करें तो यहाँ पे धान की उत्पादकता में लगातार वृद्धि हुई है, और एक समय में वो 10 क्विंटल से होकर 18 क्विंटल तक पहुँचा प्रति हेक्टेयर में, 20 क्विंटल पहुँचा, और अभी पिछले 25 वर्षों की मैं बात करूँ जब से राज्य अलग हुआ है, तो मुझे याद आता है कि सन 2000 के आसपास जब राज्य बन रहा था, तब हमारे प्रदेश में 36 लाख हेक्टेयर धान की खेती होती रही है जी। और ये एरिया वही है, 35 से 38 लाख हेक्टेयर के बीच में ही चल रहा है पिछले 25 वर्षों से। और उस दौर में उत्पादकता जो सरकारी रिकॉर्ड है, आप उसकी बात करेंगे तो उस दौर की उत्पादकता बताई जाती है 16 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की। अच्छा। धान की। अब ये दोगुना से अधिक हो चुकी है। हाँ। अब ये उत्पादकता अगर आप बात करें, जैसे मैं भी कृषि विभाग के डेटा को देखने की कोशिश करता हूँ, तो ये पाता हूँ कि अब वो, यानी एक दौर ऐसा है, अपन उसकी चर्चा करेंगे विस्तार से। बड़े अजीब तरह के डेटा हैं वो। कि छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के समय धान का कुल उत्पादन छत्तीसगढ़ में 42 लाख टन प्रति टोटल होता था, टोटल था। अब 42 लाख टन से बढ़कर 1 लाख तो अब 110 लाख टन प्रोक्योर हो गया, वहाँ तक पहुँच गया। तो ये काफ़ी विरोधाभासी डेटा देखने को मिलता है, क्योंकि उस अर्थ में आप कहेंगे तो हमारे प्रदेश में कृषि उत्पादकता 3 गुना बढ़ गई है। लेकिन इसमें कुछ लोगों को ये शक है कि जो सीमावर्ती प्रदेश हैं, वहाँ पे चूंकि धान का समर्थन मूल्य इतना नहीं है, राइट, तो वहाँ से स्मगल होके यहाँ आता है और यहाँ के किसानों की ऋण पुस्तिका में या उनके कागजात के साथ वो सरप्लस धान जिसके खेत में नहीं भी हुआ है वो भी मंडी में बेच देते हैं। हाँ। तो धान का ये फिगर जो है थोड़ा सा संदिग्ध है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मुझको ध्यान है चरणदास महंत जिस समय यूपीए गवर्नमेंट में कृषि राज्य मंत्री थे और रमन सिंह की यहाँ सरकार थी, उस समय धान की उत्पादकता में सर्वोच्च बढ़ोतरी का एक पुरस्कार वहाँ मिला था। जी जी बिल्कुल। तो उसके बाद मैंने जब बात की थी महंत जी से, तो उन्होंने भी ये संदेह जाहिर किया था कि ये सरकारी आंकड़ों पे आधारित पुरस्कार है जी, लेकिन ऐसी कोई वजह नहीं लगती है कि इतनी उत्पादकता बढ़ गई हो यहाँ पे। राज्य के लोगों का भी ये कहना था कि हम उड़ीसा से, महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश से ऐसे घिरे हुए हैं कि उन प्रदेशों में चूंकि धान का दाम कम मिलता है तो वो लोग यहाँ लाके बेचते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सरकारी फिगर प्रोडक्शन के जो हैं ये सही नहीं भी हो सकते हैं। हाँ, इसमें देखिए 2-3 बातें हैं। एक तो मैं ये देखता हूँ कि सन 2008 से धान के बोनस को लेकर इस प्रदेश में एक नया राजनीतिक रूप से उफान आया और किसानों को कुछ अतिरिक्त मिलने की बात चालू हुई। आपको ध्यान होगा 2008 का जो विधानसभा का चुनाव था वो धान बोनस को लेकर प्रमुखता से लड़ा गया था। उस वक्त तक 50 रुपये प्रति क्विंटल बोनस केंद्र की सरकार देती थी और 50 रुपये राज्य सरकार देती थी। तो 2008 के चुनाव में राज्य सरकार ने चुनाव का एक एजेंडा तय करते हुए धान के बोनस को 170 रुपये प्रति क्विंटल देने की घोषणा की। उसके बाद से आप देखेंगे छत्तीसगढ़ की राजनीति में कृषि
एकदम से उछाल पर आया हाँ, और उसके साथ धान का बोनस एक मुद्दा बन गया। हाँ, और आज भी धान के बोनस से, अब जब 2018 का चुनाव हुआ तो यही धान का बोनस को जोड़ते हुए 25 रुपये प्रति क्विंटल की बात करते हुए चुनाव जीता गया। हाँ, तो 2008-9 से छत्तीसगढ़ के जो आंकड़े हैं धान के, उसमें आपको बहुत बड़ा विरोधाभास देखने को मिलेगा। जो आप बात बोल रहे हैं, हाँ, उसको मैंने देखा था तो मैं भी आश्चर्यचकित था कि सरकारी रिकॉर्ड में विधानसभा में जब जवाब देते हैं हाँ, तो उस पे भी धान का कुल उत्पादन हाँ, 37 लाख हेक्टेयर में से 56 लाख टन हुआ था हाँ, और सरकार ने खरीदी कर ली थी हाँ। 80 लाख टन तक की। तो ये रिकॉर्ड कैसे बन रहे हैं? हाँ, तो इसको लेके बहुत विरोधाभास हुआ। तो फिर बहुत सफाई से मैं कह सकता हूँ कि उसको लेके उस समय के जितने कृषि के मेरे मित्र ही हैं, अच्छे अधिकारियों से बात किया, मंत्री जी से बात किया कि देखिए आप लोग ये आंकड़ों की हेराफेरी ना करें। आपको शायद याद होगा एक धान घोटाला भी हुआ था उस दौर में, जब एक किसान की ऋण पुस्तिका में 3 एकड़ से 400 कुंटल धान की खरीदी दिखाई गई थी, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड था। 155 कुंटल धान का उत्पादन उसमें दिखाया गया था। तो वो सब आंकड़ों को छिपाने की खातिर मुझे लगता है धान के स्थान पे चावल का रिकॉर्ड देना कृषि विभाग ने चालू कर दिया। अब ये एक बहुत इंटरेस्टिंग केस है कि जहां आप चावल बोल देते हैं तो ये बड़ा स्वाभाविक है कि चावल आप बोलेंगे तो धान का उत्पादन लगभग उससे 2 गुना के आसपास हो जाता है, यानी 60% चावल निकलता है धान से। तो बड़ी सफाई से आप जब 50 लाख टन हुआ है उसका अब 90 लाख टन धान उत्पादन बता सकते हैं। और इसी आधार पे आपको याद होगा जो उत्पादकता बोनस मिला, अवार्ड मिला राज्य सरकार को, वो इसी आंकड़ों की बाजीगिरी के कारण मिला था, क्योंकि उनको सफाई देनी थी कि धान की खरीदी ज़्यादा कैसे हो गई। तो ये बता दिया कि धान की उत्पादकता बढ़ गई है हमारे यहाँ। तो अवार्ड भी पा लिए और जो हेरा फेरी होनी थी वो भी हो गई। तो अवार्ड एक्चुअली केंद्र सरकार का राज्य की हेरा फेरी पे मिला था उस समय। बिल्कुल बिल्कुल, ये सच्चाई है, क्योंकि मेरे एक अच्छे से ध्यान है उस वक्त ये बताया गया था कि धान का उत्पादन छत्तीसगढ़ में 110 लाख टन हो गया है और हमने धान की खरीदी मात्र 50% की है, तो 50-52 लाख टन हमने खरीदी की थी। तो ये प्रश्न उठता था कि बाकी धान गया कहाँ छत्तीसगढ़ का। अब मैं ये समझना चाह रहा हूँ संकेत कि धान की उत्पादकता, अब उसके फिगर असली क्या हैं और फर्जी क्या हैं, इसको उतना हम अभी नहीं नाप तोल सकते, लेकिन जो सरकार आंकड़े दे रही है हम उसी पे अगर अपनी बहस आगे बढ़ाएं तो अभी सरकार ने ये किया है कि उसने समर्थन मूल्य प्लस बोनस प्लस राजीव योजना के तहत इंसेंटिव ये सब मिला के छत्तीसगढ़ के किसानों को शायद देश में एक सबसे बड़ा दाम देना यहाँ घोषित किया है। बिल्कुल, ये भूपेश सरकार ने, ऐसा ही है। बिल्कुल बिल्कुल, इतना दाम धान का कहीं नहीं मिल रहा, कहीं नहीं। ये एक हुआ जी। दूसरा शायद इस बार ये किया गया है कि प्रति एकड़ 20 क्विंटल खरीदा जाएगा, ये घोषणा हुई है जी। अभी तक 15 क्विंटल था जी। तो मैं इसको दोनों को मिला के जब अपने मन में कैलकुलेट कर रहा था तो 15 क्विंटल से 20 क्विंटल, ये 33% की बढ़ोतरी हो रही है जी। जो सरकार किसी से खरीदेगी 33% तक एक्स्ट्रा खरीदेगी अगर आपका हो रहा है उतना। तो ये एक हुआ, प्लस दाम में भी बढ़ोतरी हो गई जी। तो जो पिछले फसल तक जो किसान का धान जितने में गया, जो टोटल वैल्यू उसको मिली, इस बार शायद अगर वो 20 क्विंटल तक धान दे पाता है, प्रति एकड़ इतना हुआ है, तो उसके घर 40% करीब ज़्यादा पैसा आ सकता है। जी। 33 ये हो गया, बिल्कुल बिल्कुल, प्लस दाम बढ़ गया जी। तो ये दोनों मिला के पिछले बार अगर किसी के घर में लाख रुपए आए थे और उसके घर में सरप्लस बचा हुआ धान है तो इस बार 1,40,000 आ सकता है उसके घर, ऐसा लग रहा है आंकड़ों को एक नज़र देखने से। जी। तो ये क्या है, ये मामला क्या है? ये देखिए, मैं इस साल के रिकॉर्ड की बात कर सकता हूँ जी। और अगर आप इस रिकॉर्ड को देखें तो धान की खरीदी रिकॉर्ड हुई है, लेकिन एक दूसरी सच्चाई ये भी है कि अब छत्तीसगढ़ में जो प्राइवेट लोगों को धान मिलता था मिलना बंद हो गया। बंद हो रहा है क्योंकि अभी भी मंडी में जो धान का रेट आता है वो इस वर्ष रिकॉर्ड बना, मैं कहूँगा कि 1600-1700 रुपये कुंटल तक चला गया। तो मंडी का रेट तो वैसे ही चल रहा है। अभी गर्मी का धान आएगा,
मई से, इसी महीने के एंड से शुरू हो जाएगा। पिछले साल का मेरे को ध्यान है, धान 1400 रुपये कुंटल में मिल रहा था, 1300 से 1400 रुपये कुंटल में बिक रहा था मंडी में। वो वास्तविक रेट है, बाज़ार का रेट है। अब जब सरकार खरीदने जाएगी तो लगभग 2 गुना हो रहा है, 1400 से 2800। मंडी में कौन लेके जाएंगे? तो अब कोई लेके जाएगा नहीं। किसी का 20 क्विंटल पर एकड़ से भी ज़्यादा प्रोडक्शन है तो ही जाएंगे जी। या जो उड़ीसा से, महाराष्ट्र से, इधर से जो आएगा वो भी मंडी क्यों जाएगा? वो प्रोक्योरमेंट में ही जाएगा। मैं आपको अभी मेरे एक परिचित थे, उन्हें मिनी राइस मिल चालू किया है। हाँ। और उनसे मैं बात कर रहा था तो वो अभी 50 टन धान नहीं 100 टन धान मध्य प्रदेश से खरीदे हैं अभी। अच्छा, इसका मतलब क्या हो रहा है कि छत्तीसगढ़ में धान का दाना नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब छत्तीसगढ़ में जितना भी धान हो रहा है वो पूरा सरकार खरीद रही है। तो जो हम बात अभी कर रहे थे कि यही धान की वार्षिक उत्पादन, यानी उस वार्षिक उत्पादन हो रहे छत्तीसगढ़ में इतना ही है, 110 लाख टन। अब आप बात करते 30% बढ़ गया तो 150 लाख टन चला जाएगा। अगर हम सरकार के फिगर की बात करते हैं, जो संभव हो ही नहीं सकता यहाँ पर। तो ये देखने वाली बात रहेगी कि हमारी सरकार अगले साल क्या रिकॉर्ड बनाती है, प्रदेशों का धान खरीदेंगे, कितने धान खरीदेंगे। तो अभी जब छत्तीसगढ़ धान का कटोरा हम बोलते हैं और दूसरे प्रदेश का धान अभी राइस मिलर्स खरीद रहे हैं, तो आने वाली क्या स्थिति होगी तो कल्पना ही की जा सकती है। हाँ। तो ये मुझे लगता है एक चुनावी मुद्दा बहुत बड़ा बन चुका है, बहुत बड़ा बन चुका है जी। और जिस तरह से अर्जुन सिंह के समय तेंदुपत्ता एक मुद्दा बना और बात की, किसी भी सरकार के लिए मुमकिन नहीं हुआ कि उसको हटा दे जी। तेंदुपत्ता बोनस बढ़ते ही चले गया, हर सरकार ने बढ़ाया उसको। जी जी। चाहे पत्ते की क्वांटिटी कम हो रही है, बीड़ी कम बन रही है, लेकिन बोनस ज़्यादा मिलते रहा लगातार, वापिस कोई नहीं कर पाया उसको जी। अब मैं एक साइंटिस्ट और किसान के हैसियत से आपसे ये समझना चाह रहा हूँ कि धान को जो प्रोत्साहन मिल रहा है सरकार की योजना से कि पूरा प्रदेश धान और धनमय हो गया जी। पूरा गांव-गांव में किसानों ने, बहुत छोटे किसानों ने नई मोटरसाइकिल खरीदी, थोड़े बड़े किसानों ने 4 व्हीलर खरीद लिए, ऐसा सुनाई पड़ता है गांव-गांव में। अच्छी बात है, खुशी की बात है, यानी मुझको तकलीफ नहीं हो रही है उनको देखकर। लेकिन मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि धान का इतना गारंटीड मार्केट, अच्छे रेट का मार्केट होने से, सरकार है बायर, क्या लोगों ने दूसरे किस्म की फसल उगाना कम कर दिया है? दूसरे अनाज, दूसरे किस्म की फसल, दूसरे फसलों का रकबा, ये एक। दूसरा, धान की ही दूसरी किस्में जिनका की प्रोडक्शन कम होता है, जिसको कि लोग सरकारी खरीदी में नहीं देते हैं, जो बाज़ार में महंगा बिकता था, छत्तीसगढ़ का दुबराज या दूसरे किस्म के चावल जो यहाँ के विख्यात थे खुशबू वाले, वो कम दिखते हैं आजकल यहाँ पे। हमको लाल किला तो फलाना तो ऐसे बाहर के ब्रांड दिखते हैं, छत्तीसगढ़ का खुशबूदार चावल कम दिखता है। तो ये धानमय हो जाने से, खरीदीमय हो जाने से खेत में विविधता में इसमें क्या फ़र्क पड़ा है? देखिए, ये आपने बहुत बढ़िया बात की कि इसमें 2 पहलू हैं। एक तो ये है कि आर्थिक पहलू की बात करें तो ये कड़वी सच्चाई है कि छत्तीसगढ़ का किसान गरीब रहा है, क्योंकि यहाँ की खेती धान आश्रित रही है। हाँ। और यहाँ पानी इतना गिरता भी रहा है कि खरीफ में धान के अलावा बाकी दूसरी फसल लगाना बड़ा कठिन रहा है। हाँ। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे एक परंपरा रही है कि जो हल्की मिट्टी है उसमें कोदो कुटकी लगा देते थे। हाँ। तिल की खेती करते थे भाटा ज़मीन में। हाँ। कन्हार मिट्टी को छोड़ देते थे ताकि उसमें उन्हारी लगाते थे। तो उस परंपरा के चलते क्या होता कि अलसी की खेती होती थी। हाँ। दलहन लगता था, चना लगता था। तो वह जो एक पारंपरिक रूप से किसान अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेता था। हाँ। अनाज, दलहन, तिलहन लगाकर। हाँ। अब चूँकि पैसे नहीं मिलते रहे बराबर और धान प्रमुख फसल बनती गई, क्योंकि धान की खेती करना आसान रहा, तो धान का रकबा बढ़ा। धान की कीमत सही नहीं मिलने की वजह से किसानों को गरीबी देखनी पड़ी। और ये बहुत अच्छी बात रही। मैं फिर से उस 2008 को टर्निंग पॉइंट बोलता हूँ छत्तीसगढ़ की खेती के लिए, कि 2013 और 2018 के चुनाव में आते आते धान एक मुद्दा बन गया। और एक बतौर कृषि वैज्ञानिक, और कभी मैंने आंदोलन भी किया था धान के बोनस को लेकर। हाँ। तो हम लोग बहुत खुश भी हुए। हाँ। लेकिन लॉन्ग टर्म इफेक्ट जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं
वो वाकई थोड़ा सा एक किस्म का संशय पैदा करता है कि आने वाले समय में हमारी खेती कैसी होगी। क्योंकि अभी की जो परिस्थितियाँ बन गई हैं, अब सरकार भी बुरी तरह फंस गई है दूसरे ढंग से। मेरे को याद है पिछले साल मंत्रिमंडल ने एक फैसला लिया था कि धान का रकबा इस वर्ष 5 लाख हेक्टेयर कम किया जाए। उसके लिए उन्होंने पूरा प्रयास किया, लेकिन हो गया उल्टा। क्योंकि जहाँ अब किसानों को पैसे मिलने लगे हैं तो किसान तो अपनी भाटा ज़मीन को भी अब धान के खेत में कन्वर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। वो कोदो कुटकी को छोड़ के जो बस्तर की मैं बात कर रहा था, सारा एरिया खत्म होता जा रहा है, बहुत बड़ा एरिया। ये मेरी समझ के लिए और शायद दर्शकों की समझ के लिए भी मैं समझना चाहता हूँ, जब सरकार ने तय किया कि हम रकबा 5 लाख एकड़ कम करेंगे, तो इसका क्या मतलब निकलता है? कैसे कम करेगी सरकार? सरकार ये सोचती रही कि फसल विविधता एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। क्रॉप डाइवर्सिटी जो है ये वो जोगी जब मुख्यमंत्री थे तो फसल चक्र परिवर्तन या ऐसा एक शब्द उन्होंने एक अभियान उन्होंने शुरू किया था। राइट, उन्होंने शुरू किया था जी कि धान के बजाय दूसरी फसलों की तरफ मोड़ेंगे। हाँ। तो आपका कहना यह है कि पिछले बरस छत्तीसगढ़ सरकार ने 5 लाख एकड़ रकबा धान का कम करने का सोचा था, लक्ष्य बनाया था। खेती का कम करने का नहीं सोचा था। नहीं, खेती उतनी की उतने रकबे में होती, दूसरी फसलें होती जो नहीं हो पाए। यानी दिक्कत यही है कि अब सरकार चूँकि इसमें एक किस्म से उलझ सी गई है। अब ये 20 क्विंटल धान की खरीदी, ये चुनावी मामला, चुनावी वर्ष में घोषित हुआ है। तो अब इसमें दिक्कत क्या जा रही है कि सरकार चाह कर भी धान की खेती को कम नहीं करा सकती। जिस किसान को, मैं एक एवरेज की बात करता हूँ कि अभी औसतन 14 से 15 क्विंटल धान तो एक साधारण किसान भी निकाल लेता है प्रति एकड़। उस 14-15 क्विंटल का मतलब हो रहा है कि उसको करीब करीब 40,000 की फसल मिल जाती है, जो कोदो कुटकी दलहन तिलहन किसी से संभव ही नहीं है। यानी सब्जियों की बात हम छोड़ दें, जो धान जैसे खेत की मैं बात कर रहा हूँ। अब वहाँ पे 20 क्विंटल 22 क्विंटल अब धमतरी चले जाइए तो 30 क्विंटल तक धान का उत्पादन लेते हैं किसान हमारे। 28 से 30 निकालते हैं जहाँ इरीगेटेड एरिया। तो ऐसे किसानों से अब आप ये बोलें कि तुम सूरजमुखी लगा लो, तुम अरहर लगा लो, ये संभव ही नहीं है। अब या तो इनके रेट बढ़ाए जाएं, जो नेचुरल फिनोमिना के तहत बढ़ भी रहा है। यानी सोयाबीन का रेट हमको नहीं मिल रहा करता था किसान को, अब सोयाबीन का रेट बढ़ने लगा। लेकिन किसान सोयाबीन की तुलना अब धान से करता है, तो सोयाबीन की उत्पादकता उतनी नहीं बढ़ पाई, बल्कि नुकसान हो गया सोयाबीन में। कवर्धा राजनांदगांव का जो बेल्ट रहा है सोयाबीन के लिए जाना जाता था, 1 लाख हेक्टेयर में सोयाबीन का रकबा होता रहे, वो घट के 75,000 के आसपास आ गया, बल्कि और कम हो गया मेरा अंदाज है, क्योंकि सोयाबीन को वापस धान ने या गन्ना ने रिप्लेस कर दिया। तो अब ये बहुत लॉन्ग टर्म इफेक्ट की हम बात करें तो हमारी छत्तीसगढ़ की खेती के लिए अच्छे संकेत नहीं है। इसका एक ज्वलंत उदाहरण मैं दूंगा कि पहले 1 बोरी यूरिया किसान डालता था अपने खेत में, 1 बोरी DAP डालता था, 1 बोरी सुपर डालता था, इतने में उसकी खेती हो जाती थी। उसको बहुत संपन्न किसान माना जाता था। अब वो 2 बोरी यूरिया डाल रहा है, वो 3 बोरी यूरिया डाल रहे हैं। अब उससे उत्पादकता, क्योंकि सॉइल की फर्टिलिटी लेवल जो है अब वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो वो कंपेंसेट करना पड़ रहा है फर्टिलाइजर डाल के, उसको डाल के। तो हम रासायनिक खेती पे आश्रित हमारे किसान बढ़ गए हैं। इसलिए अब देखिए पिछले 5 वर्षों में रासायनिक खाद की खपत बढ़ गई छत्तीसगढ़ में, अच्छी खासी बढ़ चुकी वो। यानी जो रासायनिक खाद जो NPK हम कहते हैं वो 48 से 44 किलो पर हेक्टेयर होता था, अब वो 100 किलो के आसपास जा रहा है अपना। ये एक दूसरी वजह नहीं हो सकती संकेत की, पहले किसान का बाइंग पावर नहीं था, उसकी खरीदने की ताकत नहीं थी, खाद तो कम खाद में, बिना खाद में काम चला रहा था। अब उसके हाथ में पैसा आया तो वो खरीद पा रहा है। तो खाद की खपत बढ़ने की एक वजह ये संपन्नता भी हो सकती है। जी जी, बिल्कुल सही बात है। खेत की फर्टिलिटी कम होना एक वजह हो सकती है। किसान की संपन्नता बढ़ना भी क्या एक वजह हो सकती है? किसान अब संपन्न, किसान को अब हमारे प्रदेश का किसान काफ़ी समझदार हो चुका उत्पादन के मामले में, और अभी टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ चुकी है और अधिक उत्पादन देने वाली किस्में आ गई काफ़ी। अच्छा, एक जो आपने बात की थी शुरू में सुगंधित धान वाली, मैं उस पर आना चाहता हूँ। ये जो अधिक उत्पादन देने वाली किस्में, इनको अधिक फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है। अगर आपने खाद कम डालो उत्पादन कम हो जाएगा। जैसे यहाँ का सबसे प्रचलित धान है स्वर्णा धान चल रहा है, इसको किसान सरना कहते हैं। अब सरना के कई सेगमेंट के धान आ चुके हैं और वो गारंटीड है कि वो किसान बहुत आराम से 20 क्विंटल से लेके 28-30 क्विंटल तक धान का उत्पादन कर लेता है एक एकड़ में। अब स्वर्णा धान की मोनोपली हो रही है,
ये खतरनाक ट्रेंड है हमारे लिए। तो विविधता खत्म होते जा रही है। जी जी जी, बिल्कुल। लेकिन अब हम किसान से ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो अपनी कमाई छोड़ के आपकी विविधता के लिए अपनी कमाई का त्याग करे। हाँ उसकी प्राथमिक जिम्मेदारी तो अपने खुद के लिए है। ये तो सरकार के सोचने की बात है कि विविधता को कैसे बनाए रखे। हाँ हाँ। एक किसान जो कि कल तक फटे हाल था, गरीब था, उस वक्त कोई पूछने नहीं गया। उस वक्त हम और आप भी नहीं गए कि नहीं तुम 2 रुपया ज़्यादा ले लो हर किलो के पीछे। जी। तो अब जब उसको पैसा मिल रहा है तो उसको, और कानूनन मिल रहा है, कोई गैर कानूनी काम नहीं है कि अफीम की खेती कर रहा हो। जी। तो अब हम उससे ये उम्मीद करें कि विविधता में तुम्हारा योगदान रहना चाहिए, ये गरीब से थोड़ा ज़्यादा उम्मीद हो जाएगी। बिल्कुल। पहली बार फटफटी मिली है उसको। पहली बार, बिल्कुल। तो ये विविधता की जिम्मेदारी आती किस पे है? देखिए, अंततः तो सरकार की पॉलिसी तय करती है। अब सरकार की पॉलिसी चुनाव केंद्रित हो गई, वोट केंद्रित हो गई, तो उस पॉलिसी को बनाने के बाद भी आप इम्प्लीमेंट नहीं करा सकते। जैसे 5 लाख हेक्टेयर कम करने का लक्ष्य था, नहीं हो सका। अब सरकार को टफ होना पड़ेगा। मुझे पंजाब का केस याद आता है, ये जब पिछली कांग्रेस सरकार थी उस समय धान के बाद धान लगाते हैं पंजाब के किसान। तो सरकार ने कहा नहीं, धान के बाद धान आप बिल्कुल नहीं लगाओगे। तो ये भी स्थिति आई कि सरकार ने धान के खेत पर ट्रैक्टर चला दिया और किसानों को कंपनसेशन दिया। ऐसी स्थिति यहाँ भी अब निर्मित हो रही है। अब क्या हो रहा है कि किसान जो गर्मी में धान, इसको गर्मी एक्चुअली समर पैडी जो कहते हैं, वो खरीफ के बाद जो भी फसल है, चाहे रबी को चाहे समर को, उसमें किसान धान लगा रहे हैं। अब उस धान को तो रोकना अनिवार्य है मेरी दृष्टि में। ऐसा। और मैं देख रहा हूँ कि इस साल ही करीब 2.5 लाख हेक्टेयर में समर पैडी लग चुका है। और ये 2.5 से मेरा अंदाज है ये 5 लाख हेक्टेयर, शायद मैं गलत हूँ, 5 लाख हेक्टेयर है ये। अब अगर धान के बाद धान लगाएंगे तो अगली फसल के लिए कीड़े, बीमारी, इन सब की संभावना बढ़ जाएगी। एक सबसे बड़ा खतरा जो मैं देख रहा हूँ कि अगर हमने फसल चक्र को नहीं अपनाया तो कीड़ों की संख्या बढ़ती रहेगी, उनकी लाइफ साइकिल बनी रहेगी। क्योंकि जो अंडे दे दिए कीड़ों को, फिर से एक दूसरी क्रॉप मिल गई ना धान की। तो अगर आप फसल चक्र को नहीं अपनाएंगे तो बहुत बड़ा खतरा है कि आने वाले समय में धान में कीटनाशक दवाइयों का इस्तेमाल बढ़ जाए। तो किसान को धीरे से, जो आज हम सीरियल्स कहते हैं, मैं टेक्निकल शब्द में बात करूँ, जैसे कपास है, ये कैश क्रॉप है। अब धान भी कैश क्रॉप की ओर कन्वर्ट हो रहा है। और ये स्थिति बहुत अच्छी नहीं है फर्टिलिटी की हिसाब से भी। और लॉन्ग टर्म की ओर बात करें तो जिस तरह से मुझे ऐसा याद आता है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में एक बहुत गंभीर मुद्दा है इंडिया को लेकर कि एग्रीकल्चर का जो ग्रीन बॉक्स बोलते हैं, 3 बॉक्स बोलते हैं नहीं, तो एग्रीकल्चर में जब जब WTO की बैठकें होती हैं, दोहा राउंड की बैठक हुई, ये सारे बैठकों में भारत के ऊपर आरोप लगता है कि ये किसानों को अननेसेसरी बहुत सब्सिडाइज करके दे रहे हैं। आपको ध्यान होगा जो किसान, आपने चर्चा की किसान आंदोलन की, उस चर्चा के मूल में अगर बात करेंगे तो ये WTO का ही प्रेशर था कि आप खरीदी बंद करो। आपने जो फूड सिक्योरिटी के नाम पे धान प्रोक्योर करने की बात की, उसके नाम पे किसानों से आप धान खरीदते हैं। सरकारों का काम नहीं धान खरीदी करना। तो वो जो पूरे परिप्रेक्ष्य को अगर आप देखेंगे तो मैं जहाँ तक समझता हूँ, जिस तरह से वैश्विक परिदृश्य है, इसमें आने वाले समय में WTO में बने रहना हमारी मजबूरी है। बिल्कुल। क्योंकि आज IT सेक्टर भी चल रहा है, इंडस्ट्री भी चल रहा है, तो WTO के तहत ही चल पा रहा है। तो ये बहुत बड़ी लागत हमको चुकानी पड़ सकती है। और मुझे लगता है इसी वजह से नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने वो कृषि कानून लाए थे। उसके मूल में WTO का ही प्रेशर था। क्योंकि न्यूजीलैंड ने, ऑस्ट्रेलिया ने, इन सब ने कंप्लेंट किया था, बाकायदा रजिस्टर्ड उनका कंप्लेंट, कि भारत किसानों को सब्सिडी देता है और इसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें कम हो रही हैं, इस कारण हमको लॉस हो रहा है। तो और छत्तीसगढ़ जाने अनजाने किसानों को सरकार केंद्रित बना दिया, सरकार आश्रित बना रहे हैं। तो सरकार कब बदल जाए, कब पॉलिसी बदलनी पड़ जाए, इसको कुछ नहीं कर सकते हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि किसानों को बहुत बड़े एक नई मुसीबत का सामना करना पड़ जाए, जिसको देखा था पंजाब के किसानों ने, हरियाणा के किसानों ने। अब देखिए, ये बात बार बार उठती रही है कि किसान आंदोलन पंजाब में बहुत ज़्यादा क्यों हुआ। उसके मूल में ये है कि वहाँ के किसान सरकार पे टोटल आश्रित हो चुके हैं।
तो वही खतरा मुझे यहाँ दिखाई देता है कि अगर सरकार ने डिपेंडेंसी बढ़ा दी तो कि स्वस्थ बाजार, अब देखिए आज निजीकरण का दौर सब जगह चल रहा है। अब मैं किसान नेता होने के नाते बोलूँगा निजीकरण को प्रोत्साहित करिए, गलत है, लेकिन इसमें एक संतुलन कायम होना ज़रूरी है। कहीं वोट की राजनीति इस ओर ना ले जाए कि आने वाले समय में सरकार खुद मुसीबत में बने, जैसे कि नरेंद्र मोदी की सरकार के साथ हुआ, या फिर ये भी हो जाए जो आप श्रीलंका की बात कर रहे हैं। ये संकेत जो रासायनिक खाद की खपत बढ़ने का जो आपका अंदाज है कि इतनी खपत बढ़ गई है, इसकी एक वजह ये भी तो हो सकती है कि पहले किसान के हाथ में पैसा नहीं रहता था, वो खाद अधिक खरीद नहीं पाते थे। अब उनको ये धान का जो दाम मिल रहा है, बोनस मिल रहा है, कर्ज माफ़ी है, इन सब की वजह से उसकी खरीदी क्षमता बढ़ी है। और हो सकता है इस वजह से भी बढ़ा हो रासायनिक खाद का खपत। जी भैया बिल्कुल, मेरे को तो लगता है आप एकदम सही कह रहे हैं, क्योंकि अब किसानों की हमारी जिसको ना बाइंग कैपेसिटी बढ़ गई है, तो उसकी वजह से ये तो एकदम सही कि रासायनिक खाद की खपत बढ़ी है। लेकिन इसका जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट मैं बात कर रहा था कि नहीं, हमारे का किसान गरीब था ही, यानी हम अगर तुलना करते पंजाब के किसानों से, हम काफ़ी गरीब रहे। यानी एक समय ऐसा था कि जब छत्तीसगढ़ में धान की उत्पादकता 15 कुंटल 16 कुंटल प्रति हेक्टर थी, तब पंजाब में 50 कुंटल के आसपास चल रहा था। 3 गुने का फ़र्क था जी। अब हमारा धमतरी क्षेत्र हुआ और जांजगीर हुआ, ये पंजाब के किसानों को टक्कर दे रहा है, यानी इतना उत्पादन हम निकाल पा रहे हैं। तो ये तो बेशक एकदम सही बात है कि किसानों के पास पैसा आ गया और पैसे का सदुपयोग करना खेती में सीख गए कि अब उनको लगता है खाद डालना ज़रूरी है। यानी अब तो ये स्थिति मैं देखता हूँ कि अब हमारे किसान 3,000 साढ़े 3,000 रुपये रोपाई में खर्च कर रहे हैं, जो कि किसानों को रोपा लगाना मना करते थे कि नहीं हमारा 82 पद्धति ठीक है, हम रोपा नहीं लगाएंगे, रोपा में खर्च आता है। अब किसान 3,500 4,000 रुपये तक दे रहे प्रति एकड़ रोपाई का ठेका। तो इसका मतलब ये है कि किसानों के पास पैसे आ गए और पैसा खर्च करने से पैसा मिलता है, ये उनको दिख गया। लेकिन खतरा कहाँ पे आ रहा है जो हम बात कर रहे थे, सब कुछ धान पे चला गया तो क्या होगा। इसके साथ एक और दूसरी स्टोरी आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ, सब्जियों की खेती का। कोरोना काल के पहले आपको याद होगा कि सब्जियों का रकबा बहुत तेज़ी से बढ़ा छत्तीसगढ़ में, और टमाटर की खेती बहुत बढ़ी। लेकिन जैसे ही कोरोना आया और किसानों की सब्जियां खराब हुई, तो मैं ऐसे बहुत सारे किसानों से मिला हूँ जो 100 एकड़ में सब्जियों की खेती कर रहे थे, 30 एकड़ 40 एकड़ में उतर गए और बाकी 50 से 60 एकड़ धान लगा दिया। तो सब्जियों की खेती का रकबा घट गया और धान में आ गया। ऐसी दुर्घटना धान में ना हो जाए, ये खतरा दिखता है। लेकिन फिर किसान जाएगा तो जाएगा कहाँ। तो ये तो सरकारों की जिम्मेदारी है, जो भी सरकार है। लेकिन धान और सब्जी में एक बुनियादी फ़र्क नहीं है कि सब्जी बहुत ही पेरिशेबल है, बहुत ही कम जिंदगी है उसकी, और धान को शायद साल भर गोदामों में सरकार रख लेती है जी। तो सब्जी तो अगर आपने 4 दिन 6 दिन में अगर उसको इस्तेमाल नहीं किया तो कोल्ड स्टोरेज का भी खर्च नहीं निकलता है। आलू प्याज छोड़ के शायद ही कोई सब्जी वहाँ रखाती है। जी। धान जबकि खुले में भी 1-1 साल सरकार रख लेती है, तो ये एक बुनियादी फर्क दिखता है मुझको। जी, बिल्कुल सही बात है। लेकिन खतरा जो दिख रहा है, जैसे आपको ध्यान होगा कि अभी किसान है राज्य सरकार के भरोसे में जी, राज्य सरकार खरीदी कर रही केंद्र सरकार के भरोसे में। क्योंकि अंततः जो धान की खरीदी हो रही है ये वो चावल तो केंद्र को लेना है, चावल केंद्र को लेना है। जैसे बीच में मोदी सरकार ने ही मना किया था हम चावल नहीं लेंगे, तो यहाँ पे चावल से इथेनॉल बनाने को लेके बहुत सारी बातें चली। वो कहीं पे जाके अटक भी गई, क्योंकि इथेनॉल बनाना एक अलग ही प्रोजेक्ट है, अलग ही लॉबी काम करती है उसके लिए। वो चाहे बायोफ्यूल की बात कर लें, चाहे शराब लॉबी की बात कर लें, दोनों अलग मामला है। असल बात हमको क्या ध्यान देने की ज़रूरत है, जिस पे मेरे को चिंता होती है कि सरकारों के प्रति, चाहे केंद्र हो चाहे राज्य हो, किसानों की इतनी डिपेंडेंसी अच्छी स्थिति नहीं है। राज्याश्रित हो गई हैं, राज्याश्रित हो चुके हैं। और जहाँ राज्याश्रित हो जाते किसान, फिर राज्य या केंद्र की नीति के अनुरूप चलना उनकी मजबूरी है। और अगर केंद्र ने कोई परिवर्तन किया तो आंदोलन और जीने, यानी ये जीने मरने का प्रश्न बनता है। बिल्कुल। 700 किसान शहीद हुए हैं दिल्ली के आंदोलन में। ये 700 किसान क्यों शहीद हो गए, किस लिए हुए? क्योंकि इनको लगा ना कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई और सरकार ने समर्थन मूल्य में धान की खरीदी को बंद कर दिया तो हम तो तबाह हो जाएंगे। क्योंकि वो बिहार के किसान आते हैं उनके पास मजदूरी करने के लिए।
तो वो मजदूर आना बंद हो जाएंगे, हम कहाँ से पैसा देंगे इनको? हाँ। तो ये जो लागत भी बढ़ गई ना खेती की यार, हाँ। जैसे हम बात कर रहे थे अभी, चाहे रासायनिक खाद की बात हो चाहे रुपए की बात हो, ये तथ्य स्वीकार करना ये पड़ेगा। थोड़ा बड़ा उद्योग हो गया है, जो बारिश के भरोसे चल जाता था। हाँ। किसान खुद ही छिड़क देता था, कम लागत में होता था, उसकी बजाय अब ये ज़्यादा लागत का, ज़्यादा लागत अब खेती की लागत बढ़ गई है। तो अब किसान के लिए पहले तो बीज भी सरकार से नहीं खरीदता था, खुद का लेता था। अब बीज है, खाद है, दवा है, और मैं कहूँगा मजदूर हैं, ये सब के सब कहीं ना कहीं इनमें सरकार का हस्तक्षेप हो चुका है। अब देखिए, जब से मनरेगा आया है, जी। खेती में मजदूरी की लागत बढ़ गई है। लागत बढ़ी है तो बहुत सारे किसानों ने खेती छोड़ दी है। मैं ऐसे बहुत सारे मध्यम वर्गीय और बड़े किसानों को जानता हूँ जो खेती छोड़ दिए हैं, और आपको जान के आश्चर्य होगा, कुछ गांव छत्तीसगढ़ में ऐसे हैं जहाँ पे 2000 एकड़ भूमि है, बड़े किसानों ने अपनी खेती पूरी छोड़ दी है, पूरी मतलब 100% छोड़ दी है। वो पूरी खेती, उनके यहाँ जो मजदूर थे, जो बनिहार थे, वो रेग में और अधिया में लेके खेती कर रहे हैं। लेकिन खेती बंद नहीं हुई है। खेती बंद नहीं हुई है। देखिए, आपके खेत को मैं जोत रहा हूँ, मैं उगा रहा हूँ, आपको आपका हिस्सा, किराया, जो भी कहें, वो रॉयल्टी दे रहा हूँ मैं। तो उससे धरती पे फर्क नहीं पड़ा, उससे बिजनेस के ओनरशिप पैटर्न पे फर्क पड़ा। कि आज मैं खुद अपनी दुकान चलाता था, अब मैंने एक को दुकान दे दी है किराए से चलाने के लिए, अब मैं किराया खाने वाला मकान मालिक हो गया हूँ। ये फर्क आप बोल रहे हैं पड़ा है। बिल्कुल ये फर्क पड़ा। लेकिन उसमें प्रोडक्शन में फर्क नहीं पड़ा, उसमें कहीं उपज में फर्क नहीं पड़ा, बल्कि ये हुआ है कि एक दूसरा छोटा किसान या मजदूर जो है, वो अब अधिया पे लेके खेत को चलाने वाला एक किस्म से ठेकेदार हो गया है। बिल्कुल सही बात। आपकी ज़मीन है, मैं ठेकेदार हूँ, मैं ठेके पे लिया हूँ, जितना होगा आधा उपज मैं आपको ला दूंगा। तो इससे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ा। उन बड़े किसानों को फर्क लग सकता है। ये इसमें एक रिस्क है। क्या रिस्क? ये है कि अधिया हो चाहे लीज में, रेग में, इसके एवज में लोन नहीं मिलता। हाँ। अब ये एक नई समस्या आपको बता रहा हूँ, जो किसान आत्महत्या किए हैं ना पिछले 10 वर्ष में, अब तो रिकॉर्ड उसका यानी मैनिपुलेट कर दिया जाता है सरकारों के द्वारा। हाँ। अधिकांश वो किसान आत्महत्या कर रहे हैं जिन्होंने बाजार से लोन लिया। हाँ। क्योंकि बैंक से कर्ज नहीं मिलता, नहीं मिलता। बाजार का जो लेते हैं वो 2% मतलब 24%, 36% इंटरेस्ट रेट रहता है। तो अगर कभी कहीं गड़बड़ हो गई, लॉस हो गया, तो ये किसान बर्बाद हो जाते हैं। हाँ। और यही किसान फिर अंततः आत्महत्या करने को मजबूर होते हैं। इसमें ये भी होता है क्या कि जो फसल खराब हो गई तो जो मुआवजा मिलता है सरकार का, वो भूस्वामी को मिल सकता है, अधिया वाले को नहीं मिलता मुआवजा। जी। तो ये भी एक दिक्कत रहती है। हाँ, ये एक अलग दिक्कत है। अभी भी जो बोनस का मामला बोनस का जो मामला ऐसे है, ही हो रहा है। हाँ, वो भूस्वामी के खाते में भूस्वामी के खाते में जा रहा है। तो इनकी एक अंडर हैंड डीलिंग हो जाती है। हाँ। वो डीलिंग ऐसी रहती है कि ठीक है, तुम 1800 रुपये कुंटल का रेट तुमको मैं दूंगा, हाँ। 600 रुपये मेरा है। हाँ। उस 600 की बंटवारा कर लेते हैं कभी कभी कि 700 का बंटवारा कर लेते लेकिन वो खतरे में रहता है, और एक डिस्प्यूट की वजह बने रहता है। जी वो। जी जी। ये तो रहेगा, कई जगह रहेगा, ये मकान मालिक किराएदार के झगड़े जैसा है ये। जी जी। लेकिन फिर भी दोनों को कुछ कुछ पैसा मिल रहा है, खेत बंजर नहीं हो रहा है, खेत बंजर नहीं हो रहा है, ये है, रकबा कम नहीं हो रहा है। रकबा कम नहीं हो रहा है। देखिए, ये एक खतरा भी था, हमको लगता था पहले कि खेती कहीं बर्बाद ना हो जाए, लेकिन हमारे मजदूरों ने, मैं ही कहूँगा, इसका एक पॉजिटिव साइड भी है। हाँ। अब पलायन रुक गया है, रुक गया, क्योंकि अब जो मजदूर ईटा भट्टा में जाके काम करते थे, बिल्कुल, उनको ज़्यादा पैसा गांव में मिलना शुरू हो गया। तो ये एक बहुत अच्छी स्थिति खड़ी हुई कि हमारे श्रमिकों के लिए वो दिक्कत नहीं रही। मैं तो संकेत इस शब्द का भी विरोधी हूँ, पलायन का। जब विधानसभा में यह सरकार इस्तेमाल करती है तो मैं इसके खिलाफ लिखते आया हूँ। पलायन का मतलब होता है कि अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ के भागने वाला। ये मजदूर अपनी जिम्मेदारी छोड़ के नहीं भागता है, तो जिंदा रहने के लिए बाहर जाता है, तो वो एक किस्म से संघर्ष है। संघर्ष है। पलायन तो सरकारों का है अपनी जिम्मेदारी से, जो कि उसको काम नहीं दे सकते अपने प्रदेश में। जी। तो मैं इस पलायन शब्द का इस अर्थ में मैं विरोध करता हूँ बिल्कुल कि ये पलायन मजदूर का नहीं है, ये तो सरकार का पलायन है अपनी जिम्मेदारी से।
जी कि आप मजदूर को काम नहीं दे पा रहे हो, उसको पंजाब और कश्मीर और दिल्ली जाके काम करना पड़ रहा है। जी लेकिन ये उसका जो डिस्ट्रेस माइग्रेशन जो कहलाता है, मजबूरी में विस्थापन, हाँ मजबूरी का विस्थापन जो है वो रुक गया। जी वो छत्तीसगढ़ में एक आध कोई जिला ऐसा है जहाँ से जांजगीर वगैरह से शायद लोग जाते हैं। जी उसके बारे में भी कुछ लोग कहते हैं कि लोग महत्वाकांक्षी हैं, बाहर जाके आगे बढ़ना चाहते हैं। कुछ लोगों को बाहर की दुनिया देखने में अच्छा लगता है, इसलिए जाते हैं। जिंदा रहने की मजबूरी में बाहर जाना लोगों का नहीं रह गया। जी जी वो मजबूरी खत्म हो गई। लेकिन वो मजबूरी केवल रोजगार से खत्म हुई है ऐसा मुझको नहीं लगता। उसकी एक और वजह लगती है कि जो पीडीएस का चावल इतना सस्ता सबको मिलता है, शायद 22 रुपए किलो का चावल 2 रुपए किलो में सरकार देती है गरीबों को। जी तो ये मजदूर तो उसी कैटेगरी में आ जाते हैं, सारे बीपीएल में आ जाते हैं पूरे के पूरे। तो जिंदा रहने का चावल सरकार दे देती है। साल में 50 दिन, 60 दिन, 100 दिन का रोजगार मनरेगा दे देता है। एक दिन की मनरेगा की रोजी से 1 महीने का चावल आ जाता है एक परिवार का। एक मजदूर की 1 दिन की मनरेगा मजदूरी से 1 महीने का चावल आ जाता है। बिल्कुल तो जिंदा रहना मुश्किल नहीं रह गया। भूख से मौत खत्म हो चुकी है। जी कुपोषण भी कुछ हद तक तो कम हुआ ही होगा। मेरे पास आंकड़े इससे जुड़े हुए नहीं हैं। लेकिन आप जो बात बोल रहे हो वो बहुत दिलचस्प है कि बड़े किसानों ने खुद होके खेती करना छोड़ दिया, क्योंकि उतने मजदूर जुटाना उनके लिए अब आसान नहीं रह गया। और मजदूर जो है अब एक सेलर्स मार्केट में है, जी अपनी मर्जी से अपनी मजदूरी बेचता है जी कि मेरे को आप 200 रुपया रोजी दोगे तो मैं आऊँगा, नहीं तो मेरे को 250 तो मेरे को मनरेगा में मिल रहा है, जो भी नंबर से होंगे। तो मजदूर तो है, लेकिन वो मजदूरी बेहतर चाहता है क्योंकि उसको बेहतर मजदूरी मनरेगा में मिल रही है। बिल्कुल ये स्थिति है। जी 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 ये विकल्प देखिए अब मजदूर के काफ़ी अच्छे हो गए। मैं तो ये भी देखता हूँ कि एक और चीज़ है कि जिस तरह से तेज़ी से औद्योगिक विकास हो रहा है, हाँ और या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, बिल्कुल। तो सड़क बनाने में पैसा ज़्यादा मिल रहा है, हाँ भवन बनाने में पैसा ज़्यादा हाँ मिल रहा है, म्यूनिसिपल के काम 300, सैकड़ों करोड़ के हो रहे हैं। अब 300 रुपये 350 रुपये मजदूरी एक सामान्य कुली को मिल रहा मिल है रही है। गाँव में ही, अनस्किल्ड को अनस्किल्ड को। तो वो किसान नहीं दे सकता 300 नहीं दे रुपये, अगर वो देगा तो निपट जाएगा, निपट जाएगा। उसकी इकोनॉमी जो है उसमें इतनी मजदूरी नहीं दे सकती। तो अंततः जो बात आती, मैं जिसकी ओर ले जाना चाह रहा था, अंततः फसल की सही कीमत पे बात आती है। ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी मैं कहूँगा कि हम 100 रुपये लीटर का पेट्रोल लेने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन 100 रुपये का चावल बोलो तो आदमी उछक जाता है। आज भी स्थिति है। हमारे लिए चावल कितना कीमती है और पेट्रोल कितना कीमती है, इसको तय करना होगा ना। तो अभी भी जिस रफ्तार से महंगाई बढ़ी है उस रफ्तार से कृषि उपज की कीमतें नहीं बढ़ी, और उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है एक ऐसे वर्ग को जो कृषि में अच्छा कर सकता था। मैं एक दूसरी ओर आपका ध्यान आकर्षण करा रहा हूँ। जो बड़े किसान थे, रिलेटिवली प्रशिक्षित किसान हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जिनमें कैपेसिटी बहुत अच्छे से उत्पादन कर पाने की, लेकिन उनके हाथ पांव बंध गए हैं। क्यों बंध गए हैं? क्योंकि अब उनको लेबर नहीं मिलते हैं। तो वो थक हार कर अब वो खेती को छोड़ रहे हैं। मैं ऐसे बहुत सारे किसानों को जानता हूँ जो खेती को छोड़कर मजबूरी में छोड़िए, अब लेबर नहीं मिलता, क्या करें, मैंने लीज में दे दिया। हाँ। अब आप क्या कर रहे हो? तो उसके पास विकल्प के रूप में कोई छोटी मोटी दुकान बस गई, गांव में ही रहते हैं। हाँ। वो गांव में रह रहा है, वो टेलर का काम कर रहा है। हाँ। कहता है खेती मेरे बस की नहीं रही, नहीं तो शहर की ओर पलायन कर रहा है। मैं कहूँगा इस पे, वो खेत में जाके खेती नहीं कर सकता, उसकी स्थिति नहीं रही। तो आज ऐसे बहुत सारे किसान हैं और उनके बच्चे हैं जो खेती नहीं करना चाहते। लेकिन मैं संकेत इसको थोड़ा समझना चाहता हूँ आपसे। आप कह रहे हैं कि किसान खेती नहीं कर पा रहे हैं, बड़े किसान जो कि काबिल थे, मैनेज करना जानते थे, नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनको मजदूर नहीं मिल रहे, तो वो किसी को लीज पे दे रहे हैं। जी। तो लीज होल्डर भी तो एक व्यक्ति ही है, उसको मजदूर मिल जा रहे हैं। लीज होल्डर अपने हाथ से तो खेत नहीं जोत सकते, उसको भी मजदूर रखने हैं, उसको मजदूर मिल जा रहे हैं। फर्क मुझको क्या लग रहा है कि बड़े किसान जिस मार्जिन के आदी थे, मार्जिन ऑफ प्रॉफिट के आदी थे, उतना मार्जिन ऑफ प्रॉफिट अब नहीं रह गया। तो उनको लग रहा है कि यह वायबल नहीं है।
बिल्कुल। जो लीज होल्डर है उसके दिमाग में मिल्कियत नहीं है कि मेरी ज़मीन है, ये उसके दिमाग में नहीं है। वो मजदूर के मेंटेलिटी से काम कर रहा है, तो खुद भी काम करता है और 50 और मजदूर रख के काम करता है। तो उसको मजदूर मिल जाते हैं क्योंकि वो खुद मजदूरों के करीब है। बिल्कुल। वो खुद खेत में 12 घंटे रह के काम करवाता है, तो वो काम ले लेता है मजदूरों से, जो कि बड़ा किसान नहीं लेता। फर्क मुझको एक ये भी लगता है कि एग्रीकल्चर ऑपरेशन जो है वो तो ज्यों के त्यों चल रहे हैं। धान के बीज को नहीं मालूम है कि किसका हाथ लगा है कि उसको फसल देना है, वो तो ज्यों का त्यों है। जी। अगर लीज होल्डर कमा रहा है और मालिक को लीज रेंट दे रहा है, तो उसका मतलब है कि उन्हीं मजदूरों को लेके वो काम कर पा रहा है। ये मालिक की जो हाई मार्जिन पाने की जो सोच थी, अब वो हाई मार्जिन नहीं रह गया है। जी। मुझको लगता है शायद ये नौबत है। नहीं, इसमें मैं दूसरे पहलू पर ले जा रहा हूँ। हाँ। बात आपकी एकदम सही है कि अब मालिक को पैसे कम मिल रहे हैं, बट मैं जो खतरा मैं देख रहा हूँ उसकी बात कर रहा हूँ। अब देखते हो ना, सरकार हर साल बजट बनाती है कि हम कृषि में ऋण ज़्यादा बांटेंगे। हर बार अपने टारगेट से कम आता है, क्योंकि लोन लेने वाला जो व्यक्ति है वो रिस्क जो नहीं ले सकता, ये जो लीज वाला किसान है, इसको एकदम ये धान पे ही आश्रित है, ये आगे नहीं जाएगा। यानी आपको देखिए एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं देखता हूँ, छत्तीसगढ़ में जो ट्यूबवेल्स आधारित खेती है, ट्यूबवेल की संख्या बहुत हो चुकी है, लेकिन उन ट्यूबवेल से पानी लेकर किसान धान के बाद धान ही लगा रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? उसकी वजह यह है कि उस किसान को धान के अलावा कोई दूसरी फसल समझ में नहीं आती। वो धान की खेती का विशेषज्ञ है। अब वो धमतरी के सारे किसानों ने काफ़ी प्रयास किया कि भैया दूसरी फसल लगा लो, अच्छा लगा सकते, बट उसको लगता नहीं साहब ये धान करना मेरे लिए ज़्यादा अच्छा है, ये कमा ले तो मेरे को मालूम है। तो ये जो सेमी स्किल्ड लीजी फार्मर्स हैं, ये दूसरी फसल को सीखने को तैयार ही नहीं है। अब देखिए, अभी भी छत्तीसगढ़ में एक तरफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है जो टेक्नोलॉजी को ट्रांसमिशन करती है, दूसरी तरफ प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा, कपास की खेती छत्तीसगढ़ के किसानों ने फिर से शुरू की। इसकी शुरुआत करने वाले छत्तीसगढ़िया किसान नहीं है, ये हरियाणा के किसान हैं जो वहाँ से खेती सीख कर आए कपास की और खेती कर रहे हैं। ये गन्ने की खेती हरियाणा के किसानों ने शुरू की ठिकाने से, तो अब यहाँ गन्ने का शायद दुर्ग जिले में चना वगैरह भी लगाते थे। बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि अब हमारे यहाँ जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स की जो कैटेगरी हम कहते हैं, वो खेती करना ही छोड़ रहे हैं। दूसरे शब्दों में सरकार जो योजना बना रही है, जैसे उदाहरण के लिए कोदो मिलेट्स के, आजकल खूब मिलेट्स की हम बात कर रहे हैं। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, मिलेट्स की खेती यहाँ पे अब करेगा नहीं कोई। क्यों करेंगे? 6 क्विंटल 8 क्विंटल उत्पादन हो रहा है। 3000 भी बहुत ज़्यादा रेट है कोदो का। कुटकी का रेट अगर 4000 दे दो तो कितना होता है? 24,000 का होगा। अब 6 क्विंटल 1 एकड़ से 24,000 का मिलेट अधिकतम रेट में आपको बोल रहा हूँ, अधिकतम उत्पादन। अच्छा। और वहीं धान की खेती करके किसान 15 क्विंटल भी निकाल लेता है, जो हम बात कर रहे थे। तो वो इससे ज़्यादा है, इससे क्यों लगाया मिलेट्स को? यानी लोवेस्ट प्रोडक्शन ऑफ धान और हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ मिलेट, इसमें भी मैच नहीं हो रहा है। तो मैं उस प्रॉब्लम के, अच्छा अब रही बात ऑर्गेनिक फार्मिंग की, शौकिया दिखाई देगी आपको, लेकिन जो समझदार लोग हैं, कुछ लोग हैं ना समझदारी के साथ, क्या समझदारी दिखा रहे हैं? मैं अपने घर के लिए चावल लगाता हूँ, बिना खाद बिना पेस्टिसाइड के। तो ये रिस्क कौन ले सकता है? जिसका रकबा ज़्यादा है। जिसका रकबा ही नहीं है वो सब कुछ कर रहे हैं। तो एक दूसरा पहलू मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अब अपने यहाँ न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिल रहा है। इसकी संभावना कम होती जा रही है। और जिस ढंग से हम पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस ढंग से वीडिसाइड डल रहा है, यानी मैं आपको बताऊँ कि अभी मैं जहाँ रहता हूँ अभ्युदय संस्थान, अभी हम ऑर्गेनिक फार्मिंग 20 साल से कर रहे हैं। आपको तरह तरह के पक्षी हमारे खेतों में देखने को मिल जाते हैं, लेकिन पड़ोस में नहीं है क्योंकि पक्षी खा के मर गए। हम एक बार फिर डॉक्टर संकेत ठाकुर के साथ बैठेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।